अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वाइल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड कंपैरिजन बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्स कोड। इट्स अ प्रोग्राम दैट इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस जो ह्यूमन लैंग्वेजेस के ज़्यादा करीब होती हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर से दूर होती हैं, उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे या प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसे हम कहेंगे सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है, सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। सोर्स कोड को आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब यह है कि इफ़ यू नीड टू चेंज समथिंग तो आप उसको आराम से आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा सोर्स कोड कंटेन्स फ्यू स्टेटमेंट्स दैन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड का जो साइज़ होगा वो एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कोड शॉर्ट होगा। Next is object code. Object code, it is a program that is written in low level language is called object code. It is also called object program. लो लेवल लैंग्वेज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होती हैं और ह्यूमन लैंग्वेजेस से दूर होती हैं, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर या मशीन के लिए उन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए हम जो भी कोड लिखेंगे या जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उन्हें हम ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई भी आप मुश्किल से कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स मोर स्टेटमेंट्स दैन सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड का जो साइज़ होगा वो भी सोर्स कोड की निस्बत ज़्यादा होगा। आई होप ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर that converts the instructions of high level language into machine language. It is also called language processor. लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। बहुत आसान सी बात है। सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उन्हें हम सोर्स कोड कहते हैं। इट मीन्स इट विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है डायरेक्टली किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता सिवाय मशीन लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज को क्यों अंडरस्टैंड करता है? क्योंकि मशीन लैंग्वेज उसकी बेसिक लैंग्वेज है, उसकी नेटिव लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे वो सारी डायरेक्टली कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहा कि हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम अपना जो कोड होगा वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा कि हमारे कोड को, हमारे सोर्स कोड को वो कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। एग्जीक्यूट का मतलब यह है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन उस कोड में लिखी होगी उसको वो परफॉर्म करवाएगा। तो ये तो बात क्लियर होगी आपको यहाँ तक कि हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की क्यों ज़रूरत है। बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स कोड डायरेक्टली, सो दैट्स वाई इट नीड्स अ ट्रांसलेटर, सो दैट द ट्रांसलेटर कैन कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगी कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं। फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बेसिक 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर एंड नंबर 3 असेंबलर।
Let's start with compiler. Compiler is a program that converts the instructions of high-level language source code into machine code, object code as a whole. Compiler is a type of language translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है. ये क्या करता है कि ये आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में. लेकिन किस तरह से करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं. फॉर एग्जांपल ये 5 to 6 इंस्ट्रक्शंस हैं. अब कंपाइलर क्या करेगा? इसका बेसिक काम ये है कि ये सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है. लेकिन किस तरह से करेगा कि एक ही वक्त में ये पूरे इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और एक साथ उनको वो कंपाइल करके कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में. जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है. अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक प्रोग्राम है. फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम की 5 लाइंस हैं, 5 इंस्ट्रक्शंस हैं. अब ये यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा कि सबसे पहले उसने एक ही वक्त में ये 5 की 5 इंस्ट्रक्शंस को ये यहाँ पे रीड कर रहा है. एक ही वक्त में तमाम इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और इनको एज अ होल कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में. ठीक है, ये सोर्स कोड की इंस्ट्रक्शंस हैं. इनको ये रीड करने के बाद एज अ होल रीड करने के बाद ये कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में और उसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट कोड की फ़ाइल भी जनरेट हो जाएगी और उसके बाद ये लास्ट में उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा. एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन में जो काम करने के लिए कहा गया होगा वो उस काम को परफॉर्म करेगा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंपाइलर का कॉन्सेप्ट. उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट इज़ इंटरप्रेटर. Interpreter is a type of language translator that converts the instructions of high-level language into machine language statement by statement. Interpreter basically it is also a type of language translator. ये भी language translator ही है, लेकिन इसमें भी वही काम हो रहा है. सोर्स कोड कन्वर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन इसमें जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है. वो किस तरह से है कि इसमें जो इंटरप्रेटर है वो एक वक्त में एक स्टेटमेंट को रीड करेगा और उसको पहले रीड करने के बाद वो कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में. उसके बाद नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में. इसी तरीके से लाइन नंबर 3 को और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में. इट मीन्स इंटरप्रेटर इज़ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन. यहाँ पे इसकी भी एक एग्जांपल है. यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसी तरीके से ये प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम की 5 इंस्ट्रक्शंस हैं. अब इंटरप्रेटर किस तरीके से काम कर रहा है? इंटरप्रेटर ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को रीड किया और उसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में और उसके बाद फिर ये उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 2 पे इंस्ट्रक्शन नंबर 2 लिखी हुई है. अब इंटरप्रेटर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को रीड कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट कोड में. कन्वर्ट करने के बाद उसको वो एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन नंबर 3. नाउ इंटरप्रेटर इज रीडिंग द इंस्ट्रक्शन 3 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड, देन इट विल एग्जीक्यूट. इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा. Next is assembler. Assembler is also a type of language translator, but that will convert the instructions of assembly language into machine language or object code. Assembler जो है basically ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है, लेकिन ये क्या करेगा? ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी सिर्फ उनको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में. I hope it's clear. लास्ट में हम कंपैरिजन देख लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है. बेसिस फॉर कंपैरिजन, सबसे पहली जो पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इनपुट. कंपाइलर की बात कर लेते हैं. इट टेक्स एन
entire program at a time, एक वक्त में ये सारे प्रोग्राम को लेता है, ठीक है। एक वक्त में ये सारे प्रोग्राम को रीड करता है और उसको वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इट टेक्स अ सिंगल लाइन ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ये एक वक्त में प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज आउटपुट। कंपाइलर इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल। जब कंपाइलर कंपाइल कर लेगा तो वो एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट कर देगा और उस ऑब्जेक्ट फाइल को हम जितनी दफ़ा भी एग्जीक्यूट करना चाहेंगे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। यानी कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हर दफ़ा वो नया ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज़ वर्किंग मैकेनिज़्म। फर्स्ट कंपाइलर के बारे में, द कंपाइलेशन इज़ डन बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलेशन हो जाएगी। कंपाइलेशन का मतलब यही है कि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंटरप्रेटर के बारे में बात करें तो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी कि इसमें जो इंटरप्रेटर है उसमें कंपाइलेशन का प्रोसेस और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस एक ही वक्त में होगा। कंपाइलेशन का मतलब ये है कि वो उसी टाइम पे सोर्स कोड को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में और फिर उसको उस ऑब्जेक्ट कोड को अगर जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि वो उस इंस्ट्रक्शन में जो भी काम करने के लिए कहा गया होगा उस एक्शन को वो परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पीड। अब ऑब्वियसली कंपाइलर एक वक्त में पूरे प्रोग्राम को रीड कर लेता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर इज़ स्लोअर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरर्स। अब इसमें क्या होता है कि कंपाइलर जो है वो एक ही वक्त में, चूँकि सारे प्रोग्राम को रीड कर रहा है तो एक ही वक्त में हमें सारे एरर जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। और इन केस अगर कोई भी एरर होता है प्रोग्राम में, अगर एक सिंगल एरर भी होगा प्रोग्राम के अंदर तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता, तो कंपाइलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। तो हम कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम का एरर फ्री होना ज़रूरी है। मोस्टली जो कंपाइलर जिस टाइप के एरर को फाइंड करता है वो सिंटैक्स एरर होता है। सिंटैक्स एरर ये होता है कि जैसे सिंटैक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंटैक्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। और अगर हम सिंटैक्स को फॉलो ना करें या उन रूल्स को फॉलो ना करें प्रोग्राम को लिखते हुए तो सिंटैक्स एरर अकर होगा। तो यहाँ पे तो जो कंपाइलर है वो जितने भी एरर्स होंगे उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। और कंपाइलेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में ये है कि चूँकि आपका प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन चल रहा है, आपका प्रोग्राम उसमें जो कन्वर्जन है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हो रही है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें उस लाइन का पता चल जाएगा जहाँ पे एरर मौजूद होगा। और जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोग्राम की 5 लाइंस थी और लेट्स सपोज आपकी थर्ड लाइन पे एरर है, तो फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो आपकी सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद एग्जीक्यूट भी हो जाएंगी और थर्ड लाइन पे जब एरर आएगा तो वहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरर डिटेक्शन। अब कंपाइलर में चूँकि हमें एक ही वक्त में वो सारे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, रीड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम एरर को फाइंड करें। हमें एरर को फाइंड करने के लिए पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा रीड करना पड़ेगा, फिर एरर्स आप उसमें से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में एरर्स को फाइंड करना ईजियर है। क्यों ईजी है? रीज़न ये है कि जिस लाइन पे एग्जैक्टली एरर आएगा वहाँ पे जो है प्रोग्राम जहाँ पे स्टॉप हुआ होगा वहीं पे एरर होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ परटेनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनमें जो कंपाइलर सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एंड सी हैश, ये सारी लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं। और इसके अलावा PHP, विजुअल बेसिक, पर्ल, पाइथन, रूबी, दे ऑल यूज़ इंटरप्रेटर।
आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने आज के जो लेक्चर में सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ा, फिर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कंपैरिजन देखा। तो इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है या किसी को चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है आप उसमें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।